बीजेपी ने जो 2016 से 19 के बीच गेन किया उसको 2019 से 2021 के बीच में उस लड़ाई को और दिलचस्प करना चाहती है। और शेर को हमने पाल रखा है, शेर हमारा अब प्रधानमंत्री है, तो दीदी भी किसी शेरनी से कम नहीं है। तृणमूल कांग्रेस से जो दागी लोग निकल रहे हैं, मुकुल रॉय जैसे, उनको क्यों अपने खेमे में ले रही है? नमस्कार दोस्तों, आज रविवार का दिन है और आज कह सकते हैं आपकी सियासत का सुपर संडे है। रैलियों की भरमार है। रविवार के दिन रैलियों का रेला निकला हुआ है और सबसे बड़ी और सबसे अहम रैली जो आज की रही, जिसको आप समअप कर सकते हैं, वो ये प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी के गढ़ कोलकाता में जाकर, कोलकाता के सबसे बड़े ग्राउंड ब्रिगेड मैदान में जाकर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। दावे बहुत हैं। सीपीएम कह रही है कि भीड़ उतनी नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। बीजेपी कह रही है कि बहुत बड़ी भीड़ थी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से देख रहे थे तो बहुत बड़ी तादाद में लोग दिखाई दे रहे थे। भीड़ कैमरे की नज़र से अगर देखा जाए, जितना कैमरे का फुटेज आया, वो लबालब ठसाठस भरा हुआ ग्राउंड ब्रिगेड का दिखाई दे रहा है। किसके में ज़्यादा भीड़ थी, इस वाले में या पिछले संडे में जब सीपीएम और कांग्रेस और आईएसएफ की भीड़ थी, ये एक विवाद का विषय हो सकता है, बहस का विषय हो सकता है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक चीज़ जो अंडरलाइन करने की ज़रूरत है आज की इस चर्चा में, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है कि पहली बार ऐसा लगा है ममता बनर्जी को कोई चुनौती मिल रही है। और ये चुनौती एक ऐसी पार्टी दे रही है जिसका 5 साल पहले राज्य की विधानसभा में ना के बराबर अस्तित्व था, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। वो भारतीय जनता पार्टी इन 5 सालों में 2016 से 2021 के विधानसभा चुनाव के बीच में जमीन आसमान का फासला तय कर चुकी है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की रैली को देखते हुए ममता बनर्जी ने अपनी रैली सिलीगुड़ी में प्लान की, उनकी पदयात्रा प्लान की, उसी वक्त उन्होंने पदयात्रा निकाली, उसी वक्त उन्होंने पदयात्रा के बाद एक भाषण दिया। उस भाषण में भी उन्होंने सीधे तौर पर अगर कुछ कहा तो सिर्फ एक व्यक्ति को निशाने पर लिया और वो थे नरेंद्र मोदी। तो ये बात समझ में आ गई है, इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, ये इट्स राइटिंग ऑन द वॉल है, बिल्कुल क्लियर, कि इस बार की चुनावी लड़ाई बंगाल में टीएमसी वर्सेस बीजेपी है और कुछ नहीं है। और अगर ये सीधा इसी तरीके से मुकाबला होता है पूरी 294 सीटों पर, तो मान के चलिए कि इससे बेहद दिलचस्प और कांटेदार मुकाबला अपने चुनावी इतिहास में शायद ही कभी देखा हो। टीएमसी पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी है। ममता बनर्जी बीते 10 सालों से, जब से वो सत्ता में आई हैं, करीब 40 से 45% के वोट बैंक को उन्होंने अपने साथ इंटैक्ट रखा है। चाहे वो जिला स्तर के चुनाव हो, चाहे वो राज्य स्तर के चुनाव हो, या फिर वो लोकसभा का चुनाव क्यों ना हो, करीब 44-45% वोट बैंक जो है वो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के साथ नजर आता है। लेकिन इतनी कंफर्टेबल जगह पे होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, जिसको 2016 के चुनाव में महज 3 सीटें मिली थी और 10% वोट मिला था, वो 2019 के लोकसभा चुनावों में 40% वोट पा जाती है और 18 लोकसभा सीटें जीत जाती है। 18 लोकसभा सीटों को अगर आप विधानसभा में कन्वर्ट करते हैं तो वो करीब 163 सीटें हो जाती है। इन परिस्थितियों को आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने जो 2016 से 19 के बीच गेन किया उसको 2019 से 2021 के बीच में उस लड़ाई को और दिलचस्प करना चाहती है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी ब्रिगेड के मैदान की रैली में सीधे ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हैं। सुनिए। बीते 10 साल में बंगाल की शायद ही कोई मां है, शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं है, कोई सवाल न उठा सके। इसलिए ये आंकड़े भी छिपा करके बैठ गए हैं। साथियों, माटी की तो बात करने वालों ने बंगाल का कण कण, बंगाल का तिनका बिचौलियों, कालाबाजारी करने वालों और सिंडिकेट के हवाले कर दिया। पीएम की इस बात से बिल्कुल साफ हो जाता है कि वो और उनकी पार्टी अगर कुछ करने वाली है आने वाले 20-25 दिनों के इस चुनावी कैंपेन में, जब पहले चरण का मतदान होगा 27 मार्च को,
वो ममता दीदी को निशाने पे रखेंगे, ममता दीदी की खामियां गिनाएंगे। ममता दीदी कमीशन लेती हैं, ममता दीदी के राज में कटमनी चलती है, ममता दीदी के राज में भाई भतीजावाद परिवारवाद चलता है, ममता दीदी के राज में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने बार बार कहा, मंच से नारा लगवाया, वहां की जनता से नारा लगवाया, और नहीं और नहीं, अन्याय और नहीं और नहीं, भ्रष्टाचार और नहीं और नहीं, और नहीं मतलब और नहीं, अब नहीं चाहिए, बस बहुत हुआ। भ्रष्टाचार 2 बार बोलना है, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, तोलाबाजी, कटमनी, कटमनी, सिंडिकेट, सिंडिकेट, बेरोजगारी, बेरोजगारी, हिंसा, हिंसा, आतंक, आतंक, तुष्टिकरण, तुष्टिकरण, अन्याय, अन्याय। इसको सुनने के बाद अब आप ये समझ सकते हैं कि क्या बीजेपी की स्ट्रेटेजी होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी डायरेक्ट कॉन्टेस्ट, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट होगा आमने सामने का, मोदी वर्सेस ममता का, मोदी वर्सेस दीदी का, और कोई मुकाबला नहीं है। और इस मुकाबले में आज की तारीख में जब हमारा बात कर रहे हैं 7 मार्च को, संडे के दिन, बिल्कुल कांटे की टक्कर है। आप नहीं कह सकते कि ममता आसानी से जीत जाएंगी, आप नहीं कह सकते कि ममता आसानी से हार जाएंगी। ममता को उनके गढ़ में जाके हराना आसान काम नहीं है। और मैं इस बात को लेके ममता दीदी की इस चीज़ की अंडरलाइन भी करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने हेड ऑन लिया है, वो चाहती तो भवानीपुरा अपनी सीट से लड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नंदीग्राम में लड़के दिखाऊंगी, उस नंदीग्राम में जिसको बीजेपी इस चुनाव का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बना रही थी, जहां से शुभेंदु अधिकारी दीदी के जो सबसे क्लोजेस्ट एड थे उनको बीजेपी अपने खेमे में ले आई। वहां जाकर ममता कहती है कि मैं नंदीग्राम, भवानीपुर छोड़ दूंगी, नंदीग्राम में चुनौती दूंगी, हिम्मत है तो मुझे हार के दिखाओ। ये एक कोई लीडर ही कर सकता है। दिस इज कॉल्ड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कि मैं इस तरह की चुनौतियों से हारने और दबने और झुकने वाली नहीं हूं, मैं चुनौतियों का सामना बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर लूंगी। वो चीज ममता बनर्जी ने दिखाई है। हालांकि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि भवानीपुरा में बहुत से लोग ऐसे वोटर जुड़ गए हैं जो नॉन बंगाली वोटर हैं, और ममता दीदी को खतरा था कि उस सीट पर वो चुनाव हारेंगी, इसीलिए वो सीट छोड़कर नंदीग्राम जा रही है। और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज की अपनी इस रैली में किया। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। स्कूटी वाली बाइट आपने सुनी प्रधानमंत्री मोदी की, लेकिन ममता बनर्जी भी, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि वो अकेली है। इधर पूरी भारतीय जनता पार्टी है, इधर मोदी है, इधर अमित शाह है, इधर नड्डा है, इधर दिलीप घोष है, इधर और बीजेपी के तमाम नेता लगे हुए, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, ये इतना सारे लोग मिलकर लड़ रहे हैं। इधर ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी की पार्टी में बीजेपी से टूटकर कोई बड़ा नेता नहीं आया। ममता बनर्जी की पार्टी से टूटकर शुभेंदु अधिकारी, दिनेश त्रिवेदी चले गए और करीब 19-20 विधायक चले गए, लेकिन इसके बावजूद भी ममता दीदी ने हार नहीं मानी है। और जब नरेंद्र मोदी ममता दीदी के सिंडिकेट की बात की इशारा करते हैं, कटमनी की ओर इशारा करते हैं, कमीशन खोरी की ओर इशारा करते हैं, तो ममता बनर्जी भी पुरजोर तरीके से जवाब देती हैं नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को। सुनिए। ये प्रधानमंत्री अपनी बांग्लाয় কোনো কাজ তো করতে আসেন না, কুৎসা করতে, অপপ্রচার করতে আসেন, সেটা আপনি রাজনৈতিক কারণে আসতেই পারেন, তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আপনি বাংলায় আজকে প্রচার করতে এসেছেন, প্রচার করবার আগে জবাব দিন কেন এলপিজি গ্যাসের দাম 900 টাকার মতো হয়েছে, এই জবাব আপনাকে দিতে হবে। আগে বলুন ডিজেলের দাম কেন বেড়েছে, জবাব দিন। পেট্রোলের দাম কেন বেড়েছে, জবাব দিন। গ্যাসের দাম কেন বাড়ছে রোজ,
জবাব দিন। বাংলা সরকার বিনা পয়সায় চাল দেয় আর 900 টাকায় গ্যাস কিনে পোটাতে হয়। বুঝতে পারছেন? বিনা পয়সায় চাল আর ফোটাতে গেলে 900 টাকা। নরেন্দ্র মোদী আপনার দাম कत টাকা এবার জিজ্ঞেস করুন। ममता ने इस रोड शो के दौरान जो उन्होंने सिलीगुड़ी में निकाला, यह इलाका तृणमूल कांग्रेस का कमज़ोर इलाका है, उत्तरी बंगाल का। इस इलाके से बीजेपी ने पिछली बार काफ़ी ज़्यादा सीटें लोकसभा में जीती हैं और उस इलाके में जाकर, मैंने अपने कमज़ोर इलाके में जाकर अपनी ताकत दिखाना, ये भी ममता बनर्जी की एक मजबूत लीडरशिप की निशानी है। हालांकि ममता दीदी ने महंगाई को मुद्दा बनाया, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, पर अगर मेरा ऐसा मानना है एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, एक राजनीति का छात्र होने के नाते, कि जब आप महंगाई को मुद्दा बनाती है ममता दीदी, तो सवाल आप पर भी खड़े होते हैं। आपने इस महंगाई को काबू में लाने में, कंट्रोल में लाने में क्या कदम उठाए? क्यों नहीं आपके अपने राज्य में चीज़ें बाकी राज्यों के मुकाबले सस्ती हैं? 1 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देने से कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिलती है। आप तो चुनावी मौसम में थी, आप भी तो कुछ ऐसे बड़े कदम उठा सकती थी जिसके ज़रिए जो महंगाई वाला जो फॉर्मूला है, जिस पर आप नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रही है, उस पर आपके पास अपनी तरफ से कहने को, अपने रिपोर्ट कार्ड में कुछ होता। दरअसल एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते हम ये सुनना चाहेंगे कि आपने बीते 10 साल में क्या कमाया, जो आपने वादे किए थे वो कितने पूरे किए। आपको अपना लेखा जोखा देने की बारी है। बीते 5 साल में आपने जो वादे किए थे घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में, वो पूरे हुए या नहीं हुए, उस पर भारत आपसे सुनना चाहता है, ना कि नरेंद्र मोदी की खामियों के बारे में। मैं जानता हूं कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आपके मुकाबले ज़्यादा आसान चुनाव है, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए खोने को सब कुछ है और बीजेपी के लिए पाने को सब कुछ है। वो 3 की सीट पर है आज की तारीख में विधानसभा में, और 3 से बढ़कर अगर 30 भी होते हैं तो कह देंगे 10 गुना बढ़े, और 90 हो गए तो कह सकते हैं 300 गुना बढ़े, और अगर 200 के पार हो गए तो समझ लीजिए फिर तो बीजेपी कितना हंगामा मचाएगी इस देश में, वो उसका अंदाज़ा हम सबको है। हम सब उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। तो बीजेपी के लिए पाने को बहुत कुछ है, खोने को कुछ नहीं है। ममता के लिए इस चुनाव में खोने को बहुत कुछ है, पाने के लिए उनको जी जान लगाना पड़ेगा, और वो जी जान लगाती ममता बनर्जी हर रोज दिखाई दे रही है। और इस मोदी को अगर आप शेर की तुलना करते हैं, लोग बात कहते हैं कि शेर को हमने पाल रखा है, शेर हमारा अब प्रधानमंत्री है, तो दीदी भी किसी शेरनी से कम नहीं है। और ये जब लड़ाई होती है शेर और शेरनी की, एक वोट के लिए, एक वोटर को पाने के लिए, एक वोटर को पाने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कितनी खूंखार, कितनी कट थ्रोट, कितनी ज़बरदस्त प्रतिद्वंदिता दोनों खेमों में दिखने वाली है। आखिर में जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि इस पूरी लड़ाई में, जहाँ पर दीदी वर्सेस मोदी दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर दीदी बाहरी वर्सेस अंदरूनी का मामला इनकैश कर रही थी, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने दीदी पर निशाना साधा परिवारवाद को लेकर भी। और अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी और उनकी साली के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि बीजेपी उसको और भी भुनाने वाली है। पर बीजेपी को इस बात का जवाब देना होगा कि वो तृणमूल कांग्रेस से जो दागी लोग निकल रहे हैं, मुकुल रॉय जैसे, उनको क्यों अपने खेमे में ले रही है। ऐसी बीजेपी जो शुचिता की बात करती है, वो दागियों के साथ अपने आप को क्यों एसोसिएट करते हुए देख रही है। क्या बीजेपी चुनाव जीतना इतनी बड़ी मजबूरी है? ये बात हम समझते हैं कि बीजेपी के लिए अपने पार्टी का विस्तारीकरण करना ज़रूरी है। वो अपनी पार्टी को उन राज्यों में फैलाना चाहते हैं जहाँ वो कमज़ोर रहे हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आई। उन जगहों पर चुनाव जीतने के लिए आप कोई ऐसे व्यक्ति का साथ लें जिन पर पहले से करप्शन के चार्जेस हैं। क्या ये उचित कदम होगा? ये भी सोचने की बात है। अंत में एक सलाह कांग्रेस के लिए, वामपंथ के लिए, ये आपका गढ़ था। 10 साल पहले लेफ्ट की सरकार थी और करीब 42 साल पहले कांग्रेस की सरकार यहाँ रही है। 40-42 साल पहले आप लोगों ने इस गढ़ को हाथ से गंवा दिया है और पाने की कोशिश, दोबारा उसको लाने की कोशिश में अभी आप काफ़ी पीछे दिखाई दे रहे हैं। 20 दिन का वक्त है, सुधर जाना चाहिए सीताराम येचुरी, राहुल गांधी जैसे दिग्गज नेताओं को, वरना इस जगह पर भी जहाँ पर 42 लोकसभा सीटें, 294 विधानसभा सीटें, उस जगह पर भी आप अपनी ज़मीन अगर खो देते हैं तो मान के चलिए बीजेपी के लिए आने वाले वर्ष
कुछ वर्ष, अगले 10 साल 15 साल बहुत ही सुकून भरे होंगे, क्योंकि बीजेपी एकमात्र बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती हुई और मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।